everyone, welcome to my channel ECH Education। आज मैं आपको क्लास 9 बी हाइव की चैप्टर 2 की स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस स्टोरी गिव्स अस टू मोटिवेशन। ये स्टोरी हमको मोटिवेट करती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल डिसेबल हैं तो ये कोई दुख की बात नहीं है, आप इसके साथ भी बहुत कुछ लाइफ में आगे कर सकते हैं। यहाँ पर एवलिन ग्लैनी की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, इतने से रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पर ट्रेन आ रही है और वहां पर बहुत भीड़ है। जॉजल इट मीन्स होता है पुश रफली, मतलब है धक्का मुक्की चल रही है वहां पर। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक पतली दुबली लड़की है, स्मॉल एंड थिन, स्लाइट इट मीन्स स्मॉल एंड थिन। एक पतली दुबली लड़की वहां पर बैठी हुई है जो 17 साल की है। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। वो थोड़ी बहुत नर्वस है क्योंकि जब ट्रेन आती है तो किस टाइप का साउंड प्लेटफॉर्म पर आता है या वाइब्रेशन होता है, आप सभी को पता होगा। आप सभी लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे, कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, तो ट्रेन तो आपने ऑब्वियसली पकड़ी ही होगी। तो उस टाइम पे जो आपको फीलिंग होती है, ट्रेन आ गई, किसी मतलब नर्वस हो जाते हो, हाथ पैर हल्के से ठंडे हो जाते हैं कि ट्रेन कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए रुकेगी और आपको वहाँ चढ़ना होगा। कुछ इसी टाइप की नर्वसनेस उसके अंदर थी और वो जितना भी साउंड आ रहा था वाइब्रेशन वाला, वो अपने पैरों से उसको फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश और स्कॉटिश फॉर्म। क्यों वो इतना डर रही थी? क्योंकि आज उसके कॉलेज में उसकी जो एकेडमी है, रॉयल एकेडमी, वहां पर उसका फर्स्ट डे था जो कि म्यूजिक की है और लंदन में थी वो एकेडमी। और ये जो थी हमारी एवलिन जो थी वो एक स्कॉटिश फॉर्म, मतलब बहुत ही छोटे एरिया से स्कॉटिश से वो रिलेट कर रही थी। तो इस कारण से उनको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी कि छोटी जगह से अब वो बड़ी जगह जाने वाली हैं, अपने स्कूल में जो एकेडमी है उनकी म्यूजिक की वहां पर। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deep। एक तो ये था profoundly, इट मीन्स होता है completely, है ना। profoundly मीन्स completely। अब वो क्या है, एक completely वो हो चुकी थी, बहरी बोलते हैं, डेफ हो चुकी थी। इस कारण से उनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है आगे। मैं जिस स्कूल में जा रही हूँ, मैं जिस एकेडमी में जा रही हूँ, वहाँ मेरे साथ क्या होगा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस भी होंगे और भी बहुत सारी मेरे ऊपर चैलेंजेस होंगे बड़े बड़े, तो मैं सबको कैसे फेस कर पाऊंगी। तो वो थोड़ी सी क्या थी, डरी हुई भी थी। और उस समय तक वो कंप्लीटली डेफ हो चुकी थी। एवलिन वही गरम हो रहा, मेरा पैर जलेगा, उससे पहले मैं उसको ठंडा करने की विधि चालू कर दूं। तो उसको लेके बैठा करना बेटा। हो गया, गाली अलग देते हैं यहाँ के लोग भैया। हो गया। चालू। बोलो। हाँ। एवलिन ग्लैनी's loss of hearing had been gradual। मिस एवलिन ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअल कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano। जब वो पियानो के लिए प्ले करने के लिए वेट कर रही थी तो उसकी मम्मी को याद है कि उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है इस 8 साल की एवलिन के अंदर, है ना। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम बुलाया लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मुझे तभी सडनली रियलाइज्ड हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा था। सेज इजाबेल ग्लैनी। अब ये सब कौन कहता है? इजाबेल ग्लैनी कहती है। इजाबेल ग्लैनी कौन है? यहाँ पर एवलिन की मम्मा है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील
her growing deafness from friends and teacher. कंसील इट मीन्स होता है हाइड, है ना। ये जो एवलिन थी, ये शो ऑफ नहीं कर रही थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये इसको हाइड कर रही थी सारी चीज़ों को, है ना, अपने टीचर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को। ये वहाँ पर मैनेज कर रही थी कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये डिफनेस की तरफ, मतलब बहरेपन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी उस समय। बट बाई द टाइम शी वॉज एवलिन, she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन उस समय क्या होता है, एवलिन जो थी वो 11 ईयर की थी, है ना, और उसके जो मार्क्स थे वो डिटोरिएट, इट मीन्स रिड्यूसेस, उसके मार्क्स जो थे वो कम होते जा रहे थे। और उनकी जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने अर्ज्ड, इट मीन्स रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स से कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास आप लेके जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब वहाँ क्या होता है, उसको बोला जाता है एवलिन की मम्मा को कि आप इन्हें किसी विशेषज्ञ के पास लेके जाओ, क्योंकि इसकी जो सुनने की शक्ति है वो बिगड़ चुकी थी। ठीक है, जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती है तो वो बताते हैं कि इसकी जो नर्व्स है डैमेज हो चुकी हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे और हो ही रही हैं, है ना। तो दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और फिर वो स्पेशलिस्ट ने उनको एडवाइस किया कि इसके कान में जो एड्स होता है, मतलब जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए होता है कान में एक मशीन, उस हियरिंग एड्स को लगा दीजिए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डेफ, और इसे किसी डेफ स्कूल में भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक शेड्स एवलिन। एवलिन ने कहा कि उस समय जब उसने ये सारी चीजें सुनी तो उसको ऐसा लगा कि अंधकार आ गया है मेरे सामने। वो हल्का सा डरी, लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं मानी। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने हार तो बिल्कुल भी नहीं मानी ये सब चीजें सुन के। उसने अपनी जिंदगी को नॉर्मल ही जीना सीखा और उसने फॉलो किया, मतलब उसको फॉलो किया और मतलब उसको पता भी पड़ा कि उसका इंटरेस्ट किस में था, तो उसका इंटरेस्ट उसको समझ में आया कि म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो xylophone को प्ले कर रही थी, तभी उसने डिसाइड किया कि अरे मुझे भी ऐसी कुछ चीज को प्ले करना है। Most of the teachers discouraged her, but पर्किनिस्ट मतलब होता है जो चीजें को प्ले करते हैं ना, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला, है ना, ड्रम तबला, इन सबको कहा जाता है पर्क्यूनिस्ट। तो ये जो पर्क्यूनिस्ट है आपके रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब एक दिन के, अब टीचर्स क्या रहते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, अरे तुम नहीं सुन सकती हो तो म्यूजिक जैसी चीज तो तुम नहीं कर पाओगी। तो एक दिन ये सारे पोटेंशियल जितना भी था, उसका जितनी भी क्वालिटी थी, ये सब क्वालिटी किसने नोटिस करी, रॉन फॉक्स। वो बहुत अच्छे पर्क्यूनिस्ट थे। he began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने शुरुआत कैसे की, दो बड़े बड़े ड्रम लेके आए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को प्ले किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, say Evelyn. उन्होंने एवलिन को कहा, आप अपने सुनने की शक्ति को मत ध्यान दो, मतलब अपने कानों से मत सुनो म्यूजिक को, क्योंकि ऑलरेडी तो वो डेफ थी, वो सुन ही नहीं सकती थी। उन्होंने कहा आप म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करो कुछ अलग तरीके से, तभी तो आप सीख पाओगी। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। तभी उसको रियलाइज होता है कि एक जो हायर ड्रम, मतलब दो ड्रम वहां पे रखे थे, तो जो हायर ड्रम है उसका जो साउंड है उसको फील हुआ वेस्ट अप, मतलब कमर के ऊपरी हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट साउंड। और जो लोड म्यूजिक था, मतलब जो एक और ड्रम था, वो ड्रम का म्यूजिक उसे कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस होता है। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब यही एक्सरसाइज को फॉक्स जो रिपीट करते हैं, एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जल्दी ही एवलिन ये सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझ जाती है कि कौन सा नोट्स में कौन सी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, और अपनी बॉडी के थ्रू, अपने जो सेंस है, फीलिंग सेंस है, उसके थ्रू उसने म्यूजिक को सीखा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन।
उसने बताया कि मैंने अपना दिमाग सीखते समय खुला रखा और अपनी बॉडी को साउंड, जितने भी साउंड और वाइब्रेशंस आ रहे थे, मैंने महसूस किया। द रेस्ट वाज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसने इतने हार्ड वर्क करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक को जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है वो सारी चीज़ों को सीखा। बहुत हार्ड वर्क करती थी वो। वो कभी ये फील ही नहीं करती थी कि शी इज़ नॉट एबल टू लिसन, कि वो कुछ सुनने योग्य ही नहीं है। वो हमेशा ऐसा ट्रीट करती थी कि मैं सब लोगों के बराबर हूँ। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वो 16 साल की थी, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अरे मैं सुन नहीं सकती तो मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। नहीं, वो अपनी लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ती चली गई। और यूनाइटेड किंगडम में एक जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था, मतलब यंग लोगों का ऑर्केस्ट्रा था, उसमें वो काम करने लगी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी ऑर्डिनेटेड She ordinated the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. उन्होंने इतना अचीव कर लिया अपनी लाइफ में जिस टाइम वो 16 ईयर की थी कि रॉयल एकेडमी में आज तक उनकी हिस्ट्री में किसी और ने इतने अच्छे मार्क्स को अचीव नहीं किया होगा। She gradually moved from orchestra work to solo performance. और पहले तो वो सबके साथ परफॉर्म करती थी, अब धीरे धीरे उन्होंने अकेले परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, जब उनके 3 साल के कोर्स का एंड होने वाला था, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। तो उन्होंने क्या किया, उस समय बहुत सारे अवार्ड को हासिल कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब पाने के बाद भी उनके अंदर कोई एक हीरोइन जैसी अचीवमेंट नहीं आई। मतलब कोई ऐसे दिखाता है ना कि अरे मुझे तो इतना मिला है तो मैं इनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एवलिन का जो नेचर था वो बड़ा डाउन टू अर्थ था, बहुत ही सिंपल नेचर था। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती थी कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आप जहाँ जाना चाहते हो ना वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule। और वो अपनी जहाँ उनको पहुँचना था वो वहाँ पहुँच चुकी थी और वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी वर्ल्ड में। और इतने अच्छे, उन्होंने एक ही इंस्ट्रूमेंट को नहीं, उन्होंने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख लिया था। और उनका जो शेड्यूल था वो बड़ा हैक्टिक था, बिजी थी वो। इट इज इंट्रीगिंग मीन्स होता है क्यूरियस। टू वॉच एवलिन फंक्शन टू effortlessly without sharing in our 2 hour decision, she never missed a word. Man with busy beard gave me trouble, she laughed। देखो, उनके अंदर हर चीज सीखने की उत्सुकता रहती थी। सुन तो वो सकती नहीं, हम जैसे लोग सुन सकते हैं, लेकिन वो विदाउट हियरिंग सारी चीजों को फील कर कर आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपने एक नोट में कहा कि उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब होती है, हंसते हुए बोलती है वो, जब कोई दाढ़ी वाला बंदा मेरे को मिल जाता है, उससे बात करने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। उसका कारण ये है कि मैं उसके जो लिप्स हैं उसको देख नहीं पाती हूँ। इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिप। वो बहुत ही अच्छे से स्कॉटिश बोल पाती है क्योंकि वो स्कॉटिश से बिलोंग करती थी। तो उनका कहना था कि मैं सिर्फ आंखें ही नहीं, मैं लिप्स को भी देखती हूँ, फेस का एक्सप्रेशन देखती हूँ। उन सब चीज़ों से मुझे समझ में आता है कि वो बंदा क्या बातें कर रहा है। लेकिन यदि कोई दाढ़ी वाला मिल जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उसको जज करने में या फिर उससे कन्वर्सेशन करने में। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। देखिए, जो एवलिन थी वो जब 11 ईयर की थी तब तक वो सुन सकती थी, ठीक है। इस कारण से वो अपनी स्पीच बहुत अच्छे से बोल पाती थी स्कॉटिश, क्योंकि वो उसी एरिया में रहती थी स्कॉटिश में। और जब वो बचपन से तो बाहरी नहीं थी, है ना, डेफ नहीं थी, लेकिन उनको 11 ईयर की थी तब तक तो उनको सुनाई देता था। इस कारण से वो बहुत अच्छे से स्कॉटिश बोल पाती थी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको सुनाई देता था इस कारण से उन्होंने स्कॉटिश बोलना सीख लिया।
उनमें इतनी ज़ील थी कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज को भी समझना और बोलना शुरू कर लिया था। इट मीन सीख लिया था कि उसे कैसे एक्सप्लेन उस लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो ये बोलती है जहाँ तक संगीत की बात है ना, जहाँ तक संगीत की बात है, ये क्लियर करती है कि ये जो म्यूजिक है वो मेरी बॉडी में एंटर कर चुका है, मतलब मैं अपनी बॉडी में पूरा ढल गया है, अंदर आ चुका है म्यूजिक। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मैं अपने उंगलियों के जो टिंगल्स रहते हैं, जो ऊपर के पोर्स रहते हैं उनको, और हमें अपनी स्किन से, मेरे जो चिक बोन से या फिर मेरे जो हेयर हैं, इन सब चीज़ों से मैं म्यूजिक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है तो उसकी जो साउंड है, उस साउंड को वो कैसे फील करती है। उनमें जो दो स्टिक्स रहती थी, उस स्टिक्स, जब वो स्टिक को बजाती थी तो उस स्टिक का जो साउंड उनकी जो उंगलियों के टिप्स पर आता था, उससे वो उस वाइब्रेशन से वो समझ पाती थी उस साउंड के नोट्स को। बाय लीनिंग against the drums she can feel the resonances flowing into her body। अब वो इन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से बहुत अच्छे से समझ पाती थी, क्योंकि उनको इन सब में कोई आश्चर्य नहीं होता था कि ऐसा क्यों, लेकिन उनको बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ों को समझ में आता था, क्योंकि वो अपने हेयर, चीक बोन्स और अपने उंगलियों के टिप से समझ जाती थी, उनके वाइब्रेशन से उनको सेंस आता था। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare foot up and up her legs। और वो उनका जो प्लेटफॉर्म रहता था, वो प्लेटफॉर्म वुडन का रहता था, वहाँ पर वो अपना शूज़ को रिमूव कर देती थी, तो बाकी के जो नोट्स रहते थे, बाकी के जो वाइब्रेशन रहते थे, वो अपने नंगे पैरों से महसूस कर लेती थी कि मुझे और क्या नोट्स आ रहे हैं। म्यूज़िक के साउंड्स जो थे वो अपने पैरों से भी फील करती थी। इंसान हमेशा अपनी उंगली से, अपनी स्किन से फील करता था, लेकिन वो अपने पैरों से भी फील किया करती थी। अपने शूज़ को एक साइड में रख दिया करती थी और नंगे पैर स्टेज पे फॉर्म किया करती थी। ओके, नॉट सरप्राइजिंगली एवरी डिलाइट हर ऑडियंस। आपको पता है जो ऑडियंस थे उनको कुछ कोई आश्चर्य ही नहीं होता था, है ना। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्होंने 1991 में, मतलब उनकी जितने भी ऑडियंस होते थे ना, वो पूरा एंटरटेनमेंट करते थे, पूरे अच्छे से मज़े लेते थे, और 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस साल का एक अवार्ड दिया था, सोलो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उसका एक अवार्ड दिया था। एंड सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, और जो परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स थे, उन्होंने बोला था गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने बोला ब्लेड्स ने कि भगवान ने आपसे सुनने की क्षमता को तो छीन लिया, लेकिन उसके बदले आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जितना हम सुनते हैं सिर्फ वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और वो यही चीज़ बोलते हैं कि जितना हम सुनते हैं उससे ज़्यादा वो फील करती है, और जैसे फील करती है बहुत ही डीप फील करती, गहराई के साथ फील करती है। इसी कारण से उन्होंने म्यूजिक को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया था। एवलिन कन्फेसेस that she is something of a workaholic. Workaholic it means क्या होता है? A person who find it difficult to stop working. Workaholic का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा काम करने में बिजी रहता है, एक सिंगल टाइम वो फ्री नहीं रहता। यदि उसे फ्री रहने का मौका भी मिलता है तो वो कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेता है अपने आप को बिजी रखने के लिए। दैट इज कॉल्ड वर्कहॉलिक है। तो एवलिन उनमें से कुछ ऐसी ही थी, वर्कहॉलिक थी वो। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, और वो हमेशा हार्ड वर्क करने में विश्वास करती थी, क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत विश्वास करती थी, मतलब उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था उनको क्लासिकल म्यूजिक में। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉमस, और उनके जो रिवॉर्ड्स थे वो एनॉमस मतलब बहुत बड़े बड़े थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गेट्स फ्री कंसर्ट इन प्रेजेंस एंड हॉस्पिटल्स।
कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतना काम क्यों करूँ, इतना काम करने के कौन से मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, अरे मेरे पास वाला है वो भी तो कम काम कर रहा है। लेकिन जो एवलिन थी उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी। वो बोलती थी काम करना है तो मन लगा के करना है, और वो बहुत तरीके से अपना काम करती थी और इन सब चीज़ों का उन्हें अवार्ड भी मिलता था। तो वो बहुत सेटिस्फाई रहती थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसों के लिए ही काम किया करती थी। वो कभी कभी जाया करती थी प्रिजन्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, जेल और हॉस्पिटल में अपने शो को शो करने जाया करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो यंग म्यूजिशियन रहते थे उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करती थी, उनकी क्लासेस भी लिया करती थी। एंड रिचलेन ऑफ द बैक ओवन फंड फॉर डेफ children say she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. उन्होंने जो यंगर्स थे उनकी क्लासेस को भी लिया। फिर जो आपका बीथोवन फंड था, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन था, उसमें एवलिन कहती हैं कि वह हर बहरे बच्चे के लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करती हैं। वो देखते हैं कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसे वो नहीं ले सकते, है ना। एवलिन को देखकर हमें भी मोटिवेट होना चाहिए, और वो खुद भी मोटिवेट करती थी कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप बोलो कि अरे ये तो मुझसे नहीं होगा। जब वो डेफ होके इतना कुछ कर सकती है तो आपके पास तो कान है, आँख है, आप तो बड़े अच्छे हो, सुन सकते हो सारी चीज़, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished means achieved more than most people twice her age. एवलिन जो थी उन्होंने अपनी एज से 2 गुना बहुत अधिक लोगों से सफलता हासिल कर ली थी। एग्जाम्पल ये है कि एवलिन जैसे कि 17 ईयर की थी, तो आप समझिए कि 34 ईयर के बंदे ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की होगी जितनी एवलिन को मिल गई थी, है ना, बड़ी कम उम्र में। क्योंकि वो क्या थी, वर्कहॉलिक थी, उनको हार्डवर्क करना पसंद था, और वो इसलिए और हार्डवर्क करती थी बिकॉज शी इज डेफ, है ना। शी वॉज डेफ, वो डेफ थी, जिसके कारण उनको उन म्यूजिक को समझने में, फील करने में हल्का समय लगता था, बट उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था उसके चक्कर में वो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाती थी। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब जो एवलिन थी वो जब ऑर्केस्ट्रा करती थी ना, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते थे जो यूज़ ही नहीं किए जाते थे ऑर्केस्ट्रा में। स्टेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, हमेशा कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो बैक ऑफ द स्टेज प्ले होते हैं, लेकिन एवलिन ने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को फ्रंट ऑफ द स्टेज में यूज़ किया, उनको वहाँ पर प्ले किया, और उन्होंने ये चीज़ भी बताया, इंस्पिरेशन दिया उन बच्चों के लिए जो हैंडीकैप थे। उन्होंने उसको कहा कि पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू, मतलब लोग मुझे देखते हैं, है ना, लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि यदि वो कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि जब मैं डिसेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी एवलिन के लिए। उस एवलिन ने लाखों लोगों का, मिलियंस, एनॉर्मस मीन्स ब्यूटीफुल, लाखों लोगों का एंटरटेनमेंट किया, और उनको एक मोटिवेशनल चीज़ें भी सिखाई कि आप भी कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एवलिन का बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर था। आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेफ बन जाए तो एवलिन की तरह म्यूजिशियन बनने की कोशिश करें, लेकिन यदि आप में एजिलिबिलिटी है तो आप अपने ही क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। एवलिन के इस चैप्टर से इतना तो इंस्पिरेशन आपको बनता है। अब मेरा जो सेकंड वीडियो रहेगा वो इसी चैप्टर के पार्ट 2 का रहेगा। वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, मोटिवेशनल है, और इतनी अच्छी है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आप शायद उसमें खो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।